3D में आज NCERT के और ये एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 11.1 से और NCERT के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एक रेखा XYZ के साथ इतने कोण बनाती है, इसकी द्विकोज्याएं बताओ। तो देखिए डीसीज का जो फार्मूला होता है द्विकोज्याओं का, जैसे कोई एक वेक्टर दिया हो, मान लीजिए एक OP वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 हैं, और OP वेक्टर XYZ एक्सिस से मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू होती है A1 बटे मॉड OP, और कॉस बीटा की वैल्यू होगी A2 बटे मॉड OP, और कॉस गामा की वैल्यू होगी A3 बटे मॉड OP। यही चीज़ें कहलाती हैं द्विकोज्याएं DC। अगर हमें वेक्टर गिवन है तो A1 अपॉन इससे निकालेंगे, और अगर एंगल गिवन है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से निकालेंगे। द्विकोज्याएं 3 होती हैं किसी भी सदिश की। तो इसमें द्विकोज्याएं हो जाएंगी आपकी सीधे अल्फा बीटा गामा हमें गिवन है। तो कॉस 90 एक द्विकोज्या होगी, एक कॉस 135 और दूसरी होगी कॉस 45, यानी फाइनल आंसर होंगे 0 -1 बटे √2 और 1 बटे √2। और इनके वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। यहाँ से हमें हमेशा प्रूव भी कर सकते हैं और आंसर भी चेक कर सकते हैं। और जो सेकंड है, सेकंड में पूछा गया है कि यदि वो उस वेक्टर की द्विकोज्याएं बताइए जो तीनों अक्षों से समान कोण बनाए। तो माना समान कोण बनाता है तो अल्फा बीटा गामा सब क्या होंगे, थीटा होंगे। तब ये जो रिलेशन होता है इससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये बराबर 1 होता है। सबकी जगह थीटा रख देंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा आएगा +-1 बटे √3। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि द्विकोज्या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू +-1/√3 +-1/√3 और प्लस यही रहेगी सब। अगला है द्विक अनुपात दिए हैं, द्विकोज्याएं पूछी हैं -18, 12 और -4, ये दिए हैं DR। अब DC पूछी हैं तो हम पहले DR को ही सॉल्व कर लेते हैं ढंग से। पहले हम इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, तो फिलहाल हो ही जाएगा -9, 6 और -2। अब इसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, तो मैग्नीट्यूड होगा 81, 36 और 4, तो 121 का होता है आपका 11। तो 9/11 और 6/11 और -2/11 ये DCs होंगी, क्योंकि वर्गों का योग 1 आएगा इसका। और शुरू में DR दिए थे। 3 बिंदु हैं, इन्हें संरेख दिखाना है तो हम इनको ABC मान लेंगे और AB वेक्टर निकालेंगे और BC वेक्टर निकालेंगे। ये अगर पैरेलल होंगे तो संरेख हो जाएंगे। तो पैरेलल के लिए हमें AB बराबर लैम्डा टाइम्स BC दिखाना होगा, तो सबट्रैक्ट करके इन्हें चेक कर सकते हैं। देखिए AB B-A से आपका आएगा -3 -5 -3, और BC C-B से होगा 6 10 और 6। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे -3। अगर -2 कॉमन लेते हैं तो -3 -5 -6, तो इससे साफ हमें दिख रहा है कि ये समांतर हैं। तो यहाँ से सिद्ध हो जाएंगे कि ये संरेखी है। एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं और शीर्ष बिंदु दिए हैं, DC पूछी। तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए तीनों भुजाओं को हम ABC मान लेंगे। शीर्ष ABC हो गए तो AB भुजा निकलेगी B-A से, और AB भुजा पहले दूसरे से निकलेगी, 2 में से पहला घटाएंगे तो -4 4, और ये आपका बचेगा 6। तो अगर हमें DC निकालनी है तो पहले हम 2 से भाग दे देंगे। ये तो DR है इसके, -2 -2 3, और मैग्नीट्यूड इसका आएगा 4 4 8 और 9 17। तो 2/√17 -2/√17 और 3/√17 ये आ जाएगा आपका यहाँ से। इसी तरह तीनों भुजाओं की DCs निकाल लेंगे। इसमें DCs दी हैं और कह रहे हैं तीनों परस्पर लंबवत हैं, प्रूव करना है। तो हम 13 को सीधे चाहें तो DR में बदल सकते हैं। तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 आएगा। तो पहली को हम लिख सकते हैं 12 -3 -4, और दूसरा हो जाएगा -4 4 और 12। इनका डॉट अगर निकालें तो -48 -12 और -12 चौको 48, और ये आपका था इधर 4, ये प्लस का है 4 12 3, 12 -3 और दूसरी हैं आपकी 4 12 और 3। तो ये आपका आएगा 48 -36 और -12। तो ये 0 आ रहा है इन दोनों का डॉट। इसी तरह हो जाएंगे
दर्शाइए कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं पर लंब है। तो शुरू के दो बिंदुओं को ए बी मान लीजिए और बाद के दो बिंदुओं को सी डी मान लीजिए। तो बी माइनस ए से और इनका फिर इसके बाद हम डॉट करेंगे, ए बी सी डी निकाल के हम ए बी डॉट सी डी करेंगे तो 0 आएगा। ए बी माइनस ए से निकलेगा, ये ए बी और सी और डी इस तरह मान के। चौथा है बिंदु इतने से जाने वाली और रेखा इतने की समांतर। तो देखिए रेखा की जो फॉर्म होती है वेक्टर में वो एक कार्टेशियन फॉर्म है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन बटे एम और जेड माइनस जेड वन बटे एन। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। इसको अगर गिवन ये दिया है इस फॉर्म में तो इसका मतलब है x1 y1 z1 रेखा पर स्थित है और एल एम एन इसकी डी सीज हैं या डी आर हैं। रेशियो से भाग दे देंगे तो डी आर भी यही बन जाएंगे। इनसे हमारा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि डी सी और डी आर में उतना ही अंतर होता है जितना दो समांतर सदस्यों में होता है। तो अगर हमें रेखा की डायरेक्शन और उस पर एक बिंदु पता है तो हमेशा फाइंड कर सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में होती है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। आर उस पर स्थित बिंदु होता है और ये इसकी दिशा से मिलता है हमें हमेशा, जो भी डायरेक्शन होगी वो बी होगा। तो चौथे में ए दिया है 1 2 3 और बी है इतने के समांतर, तो ए प्लस लैम्डा बी से सीधे इसमें रख देंगे। इसी तरह दूसरा बिंदु इतने से गुजरने वाले और कार्तीय रूप में लिखो, जिसका सदिश इतना है, सदिश इतने की दिशा में। तो यहाँ पर कार्टेशियन रूप लिखना है। तो वेक्टर ये दिया है और डायरेक्शन ये है, तो इसको कार्टेशियन में अगर लिखना है तो x माइनस 2/1 इस तरह रख देंगे। ये आपका x1 y1 z1 है, ये एल एम एन है। अगला है आपका छठवां, उस रेखा कार्तीय समीकरण जो इतने से जाए और इसके समांतर हो। तो ठीक है, जो कार्तीय रूप हमें लिखना है तो जो रेखा हमें चाहिए वो इससे होके जा रही है और उसकी डायरेक्शन है इसके समांतर है, तो इसकी डायरेक्शन के बराबर हो जाएगी डायरेक्शन। तो देखिए x प्लस 2 और y माइनस 4 और z प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा 3 5 और 6। तो ये रेखा आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ये स्थित बिंदु है और ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। 7th है, एक रेखा कार्तीय रूप इतना है, इसका सदिश समीकरण लिखो। तो देखिए ए साथ में का ए है, इस पर स्थित बिंदु आपको मिलेगा 2 माइनस 3 4, ये ए हो गया और बी हो जाएगा 3 2 माइनस 2। तो वेक्टर रूप होगा ए प्लस लैम्डा बी से, ए हो गया आपका ये और लैम्डा बी होगा आपका 3i और प्लस 2j माइनस 2k। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। 8th है, इसका बी पार्ट भी है। देखिए इसका सदिश रूप लिखना है, कार्टेशियन सदिश लिखना है। तो इसमें देखिए 8 में के बी में बिंदु हो जाएगा 5 माइनस 4 6 और डायरेक्शन हो जाएगी 3 7 2। तो इसमें ये ए हो जाएगा, ये लैम्डा बी हो जाएगा, ये आंसर है। अब 8th है, मूल बिंदु से और जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण कार्तीय रूप में दोनों में लिखना है। 0 0 से जाने वाली और 5 माइनस 2 3 से जाने वाली। तो x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0 और यहाँ 5 यहाँ माइनस 2 और यहाँ 3। तो यही रेखा की। और अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो r बराबर 0 प्लस लैम्डा बी, बी यही है आपको जो दिया है, ये इसी के पैरेलल हो जाएगा। अब है आपका 9th, बिंदुओं से इतने और इतने से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है। पहला बिंदु 3 माइनस 2 5 है, तो x माइनस 3 x प्लस 2 वाई प्लस 2 और z प्लस 5 अपॉन में आएगा 3 माइनस 2 6। अब है आपका 10th में कह रहा है कि टेंथ में निम्नलिखित रेखा योगों के बीच का कोण निकालना है। दो रेखाएं दी हैं तो इनके बीच का कोण चाहिए। तो सीधे रेखाओं के बीच का कोण अगर हमें निकालना है और रेखाएं वेक्टर फॉर्म में दी हैं इस तरह, a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरा है a2 प्लस लैम्डा b2। तो b1 और b2 के बीच का कोण ही दो वेक्टरों के बीच का कोण होगा, के बीच का कोण। तो देखिए पहले वाले पार्ट में b1 आपका है 3 2 6, ये b1 होता है और b2 है आपका 1 2 2। इनके बीच का कोण निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट से मॉड b1 मॉड b2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होगा दोनों का डॉट बटे मैग्नीट्यूड। तो डॉट आएगा 3 4 12
अपॉन अंडर रूट 9 4 36 और ये आएगा 1 4 4, ये आपका आ जाएगा 7 और ये आपका आएगा 3, तो अपॉन में 21 आया और यहाँ हो जाएगा 19। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू 19/21 है, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा। दूसरा भी आप इसी तरह कर सकते हैं। और 11वें में देखिए 11 में आपको बीच का कोण निकालना है दो रेखाओं का। यहाँ भी दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट में इसमें भी हमें पहले वाले में अगर बात करें तो डायरेक्शन है 2 5 -3 और दूसरी डायरेक्शन है -1 8 और 4। इनके बीच का कोण निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट होगा और बटे इनका मैग्नीट्यूड आएगा। तो 4 25 9 और ये होगा 164 और 16। तो कॉस इनवर्स में ये भी रहेगा, ये आपका आएगा देखिए 26/9√38। ठीक है, अब 12th देखते हैं। इसमें कह रहा पी का मान यदि रेखाएं लंबवत हों, तो यहाँ पर रेखाएं लंबवत हैं तो डायरेक्शन का डॉट 0 होगा, लेकिन उसके पहले हमें इसे स्टैंडर्ड रूप में बदलना होगा। तो देखिए पहली लाइन हमें ये दी है, इसको हमें स्टैंडर्ड रूप में बदलना होगा, फिर हम कंपेयर करा के डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो माइनस से यहाँ गुणा करिए पहले, तो माइनस कॉमन लेके माइनस नीचे लगाना होगा, यहाँ 7 कॉमन लेना होगा और 7 को हमें यहाँ करना होगा, ये ठीक है। अब दूसरी लाइन में देखिए -7 कॉमन लेंगे तो 3p/7 ऐसे ही लिखना होगा हमें, और y -5/1 और इसमें माइनस लेना होगा तो z -6/-5। अब ये लंबवत हैं तो डॉट 0 होगा, तो इनका डॉट होगा -3 गुणा -3p/7 प्लस 2p/7 -5 और 2 है तो ये हो जाएगा -10। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 11 p/7 बराबर 10, तो p बराबर 70/11 ये मिल जाएगा। इसमें भी हमें दिखाना है कि ये लंबवत हैं 13 में, तो एक डायरेक्शन इनकी लिख लेते हैं। पहले की डायरेक्शन है 7 -5 1 और दूसरी की डायरेक्शन है 1 2 3, तो इनका डॉट 0 आएगा। देखिए डॉट 7 -10 + 3, तो ये 10 - 10 0 हो जाएगा, तो ये लंबवत हैं। 14 देखते हैं। 14 में रेखा ये और ये के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए न्यूनतम दूरी का मैं सीधे सूत्र लिखता हूँ। पहले दो रेखाएं अगर हमें इस रूप में दी हैं a1 + λ(b1) और दूसरी लाइन है a2 + μ(b2). ठीक है, म्यू ले लिया इधर कांस्टेंट। तो यहाँ न्यूनतम दूरी का सूत्र हमें याद रखना होगा और उसका हमें वेक्टर फॉर्म सीखना है। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होगी a2 - a1 वेक्टर का b1 × b2 पर प्रक्षेप निकालने से हमें दूरी मिलेगी। ये एक वेक्टर माना जाएगा, ये एक वेक्टर, तो इतने का b1 × b2 पर प्रक्षेप। तो प्रोजेक्शन निकालेंगे तो इसका डॉट होगा, वही मैग्नीट्यूड बटे में आएगा। तो a2 - a1 का इसमें प्रक्षेप है, तो ये डॉट b1 × b2 और बटे b1 × b2 का मॉड, ये हो जाएगा। अब a2 - a1 और b1 × b2 फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले हमें दोनों का a1 a2 निकालना होगा और फिर उसके बाद हमें इसमें वैल्यू रखनी होगी। तो देखिए पहली वाली जो लाइन है उसका a1 है 1 2 1 और दूसरी लाइन का है आपका 2 - 1 -1, ये। तो a2 - a1 निकाल लें अगर तो ये आएगा -1 3 और 2, ये a2 - a1 है। और b1 और b2 वेक्टर देखिए, b1 है आपका, तो मैं यहाँ सीधे b1 × b2 निकालता हूँ ijk, तो इसमें आएंगे b1 के कोफिशिएंट और ये हैं आपके 1 -1 1 और b2 के हैं 2 1 2, तो यहाँ से b1 × b2 आएगा। फिर हमें एक वेक्टर ऐसे मानना है और इसके हिसाब से हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। फिर यहाँ जगह नहीं है, मैं कैलकुलेशन आगे कर दूंगा। चलिए इसको कर लेते हैं पूरा। इसमें भी न्यूनतम दूरी पूछी है, तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना होगा। देखिए स्टैंडर्ड में लिखने के लिए हमें a + λ(b) में से तोड़ना होगा। तो चलिए मैं क्रम से लिखता हूँ इसको, i - 2j + 3k और t टाइम्स, और t के साथ आएगा -i + j
और -2 k कैप। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो ये डायरेक्शन होगी A1 और ये से हम कहेंगे B1 क्योंकि दो हैं। और दूसरी लाइन देखिए, इसको भी वैसे ही लिखिए गुणा करके I -j -k, और S के साथ आएगा I + 2j और -2 k कैप। तो A1 ये 2 है आपका और ये B2 है। तो A2 - A1 निकाल लेते हैं पहले। तो ये होगा 1 -1 -1 और इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 1 और -4। और अब आएगा आपका B1 और B2। तो ये B1 B2 भी दिए हैं, तो मैं यहाँ निकालूंगा B1 क्रॉस B2। तो I J K और B1 के कोफिशिएंट है -1 1 -2, ये B1, और B2 के हैं 1 2 -2। अब हम इसका एक्सपांसन करेंगे। तो देखिए 2 और +4 और -j, तो 2 + 2, फिर आएगा k कैप, तो ये बचा -2 और -1, तो 2i कैप -4j कैप -3 k कैप। तो ये B1 क्रॉस B2 हो गया। अब इसका हमें डॉट लेना है इस पर और मैग्नीट्यूड। तो चलिए डॉट जब करेंगे इसका और इसका, तो देखिए ये मिलेगा 0 -4 + 12 और बटे में आएगा √ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। और ये B1 क्रॉस B2 है, तो मैग्नीट्यूड होगा 4 16 9, तो 29। ठीक है, तो 8 बटे √29, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब इसमें आपको वेक्टर फॉर्म दी हैं और इसमें हमें जो पूछा गया है, निम्नलिखित में समतल के अभिलंब द्विकोण और मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से 0 लंब डालना है 0 0 0 से, और अभिलंब की DC लिखनी है। ठीक है, तो चलिए जैसे पहला है आपका z = 2, तो इसको हम 0x 0y 0z ऐसे लिख सकते हैं। और मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है, तो जो अभिलंब होगा इसका अभिलंब का वेक्टर होगा 0 0 1, यही इसकी DC हो जाएगी। और लंबवत दूरी आएगी 2, इस पर लंब डालेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा और -2 बटे में आएगा √1, और फिर ये मॉड है तो धन कर लेंगे। और यहाँ पे AX + BY + CZ + D = 0 में अगर हम x1 y1 z1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये होगा AX1 BY1 CZ1 + D बटे √A² B² C²। तो दूसरा वाला है, देखिए दूसरे में आपको x + y + z1 दिया है। तो अगर हमें अभिलंब का वेक्टर चाहिए DC, तो x y z के गुणांक ही अभिलंब के वो होते हैं। तो 1 1 1 1 तीनों हो जाएंगे। ये हो गई आपकी, ये अभी DC नहीं है, ये DR है। और DC अगर फाइंड करना है तो √3 इनका मैग्नीट्यूड होगा, उससे डिवाइड कर देंगे और लंब की माप 1 बटे √3 आएगी 0 0 से। इसी तरह सारे हो जाएंगे। अब अगर हमें यदि 0 0 से दूरी दी हो, तो चलिए समतल की पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। समतल की इक्वेशन होती है r.n = a.n। ए समतल पर स्थित कोई बिंदु होता है और n कैप ऐसा तल वेक्टर होता है जो इसके लंबवत हो। यानी हमें दो चीज़ों की बात करनी होगी। अगर हमें समतल डिफाइन करना है तो उसके लंबवत सदिश हमें पता होना चाहिए और उस पर स्थित एक बिंदु पता होना चाहिए। इन दोनों के आधार पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं r.n = a.n। और कार्टेशियन फॉर्म होती है AX + BY + CZ + D = 0। तो जब भी मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हो, तो देखिए अगर हम 0 0 से वेक्टर वाली फॉर्म में लंब डालें तो लंब की माप आती है A.n बटे mod n प्रोजेक्शन से। तो अगर हमें P गिवन है तो हम समतल की समीकरण को P के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से A.n ये है, इसमें हम mod n से दोनों पक्षों में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ mod n यहाँ आएगा तो ये n कैप हो जाएगा और ये r.n कैप ये हो जाएगा P। यानी बराबर P लिखना है तो यहाँ n कैप हमें बनाना होगा। r.n कैप बराबर P हम लिख सकते हैं और n कैप होगा वेक्टर n बटे mod n। तो अब हम इसमें
पी का मान 7 है और सदिश इतने पर अवलंब है, तो हमें एन भी दिया है और ये पी का मान भी दिया है। तो एन का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो 9, 25 और 36, तो यहाँ से आएगा √70। तो मॉड एन की वैल्यू √70 है, तो इसमें हम रखेंगे तो आर डॉट ये अपॉन √70 बराबर 7। ये आंसर दिख रहा है आपको सीधे। अब देखिए, हमें निम्नलिखित स्थिति में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाथ के निर्देशांक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है जो ओरिजिन से ड्रॉप हुआ है इस पर। ठीक है, तो देखिए पहला वाला है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। इस पर 0, 0, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर, तो ये इस तरह होगा। एक फिगर बनाते हैं और ये 0, 0, 0 3 पॉइंट हैं और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। ठीक है, और समतल हमें दिया है ये। तो इसका हम सबसे बढ़िया ये करेंगे कि हमें इसकी इक्वेशन निकालनी होगी लंब की। तो हम एन कैप को हमेशा लिख सकते हैं अगर हमें समतल दिया हो। तो समतल का एन है 2, 3, 4 जो एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं। तो ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि 0, 0, 0 से जो लंब डाला है वो इसके पैरेलल होगा 2, 3, 4 की, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो हम ऐसा अवलंब एक ऐसी रेखा निकालेंगे जो 0, 0 से जाए और डायरेक्शन हो 2, 3, 4। तो वो रेखा होगी x - 0, y - 0, z - 0। यहाँ 2, 3 और 4 ये डायरेक्शन है। अब हम इस पर एक मूविंग पॉइंट निकालेंगे इस रेखा पर लैम्डा के पदों में। फिर हम ये कहेंगे कि वो बिंदु फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो इस पर लाई करेगा। तो लैम्डा के पदों में x आएगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, y आएगा और z आएगा 4 लैम्डा। तो ये पॉइंट ये लाई कराएंगे अब हम इस पे समतल में। तो ये हो जाएगा 2x में 4 लैम्डा, 9 लैम्डा और 16 लैम्डा बराबर 12। तो ये हो जाएगा आपका 9, 4, 13 और ये 29 और इधर आएगा 12। तो 12/29 हो जाएगा ये लैम्डा का मान। और लैम्डा हम यहाँ रख देंगे तो बिंदु आ जाएंगे फिर इधर। मूविंग पॉइंट से ही ज़्यादातर चीज़ें गवर्न होंगी रेखा में। अंतःखंडों को निकालना होगा तो अंतःखंड के रूप में समतल की समीकरण x/e, y/b, z/c = 1 ये अंतःखंड रूप में है। इसको भी अगर आपको फाइंड करना है तो हम समीकरण ये निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह, अगर कोई समतल माना समतल अक्षों पर ABC अंतःखंड काटता है, तो इसका मतलब है ये A0, 0 x अक्ष पे यहाँ कट करेगा, 0B 0 पर और Z में 0, 0 C पर। तो हम इन 3 पॉइंट से जाने वाला अगर समतल निकालते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम चौथा बिंदु ले लेंगे A, B, C और चौथा बिंदु ले लेंगे A जो मूविंग पॉइंट है x, y, z। अब एक को फिक्स करके बाकी निकाल लेंगे। तो AB, AC और AD और इसको हम एक्सपांड कर देंगे सारण x से तो हमें समतल मिलेगा। देखिए A - x - y - z और बटे में आएगा 0B 0 और 0, 0 C। इसको सॉल्व करने से हमें इक्वेशन मिलेगी। और दो समतलों के बीच के कोण के लिए हमें देखिए इसको भी समझ लेते हैं। दो समतलों के बीच का कोण, तो दो समतल अगर मान लिया इस तरह कट कर रहे हैं ये, तो बीच का कोण यहाँ पे इनकी प्रच्छेद बिंदु ना होके यहाँ पे होती है प्रच्छेद रेखा। ठीक है, तो इसका n1 होगा, इसका n2 होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो जो इनके बीच का एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा। तो जो n1 n2 का एंगल होता है वही इनके वेक्टरों का भी एंगल हो जाता है 180 माइनस थीटा से। तो हम सीधे सीधे कहेंगे समतलों के बीच का कोण और बराबर होगा n1 व n2 के बीच का कोण।
और इनको हम डॉट प्रोडक्ट से फाइंड कर लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर n1 डॉट n2 बटे मॉड n1 और मॉड n2, यहाँ से निकल आएगा। अब बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पे होगा।